चैप्टर 1 जीएसटी इन इंडिया। आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। एक करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी और एक करेंगे नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। कहेंगे द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी इज अ कम्प्रहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। यानी कि इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है 1 जुलाई 2017 को और जीएसटी को कम्प्रहेंसिव टैक्स कहा जाता है। कम्प्रहेंसिव टैक्स क्यों कहेंगे तो इसको देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जीएसटी आने से पहले इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे एक आपका हो गया एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था, एक सर्विस टैक्स, एक वैट हो गया, एक हो गया सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो जीएसटी आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे। अब जीएसटी आने से क्या हुआ, एक सारे इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम्ड कर दिया गया और एक कॉमन टैक्स बनाया गया जिसे हम जीएसटी कहते हैं। इसलिए जीएसटी को कम्प्रहेंसिव टैक्स कहा जाता है। जीएसटी को मल्टी स्टेज टैक्स भी कहेंगे। मल्टी स्टेज का मतलब होता है कि सप्लाई चेन के अलग अलग स्टेज पे जीएसटी लगाए जाते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, होलसेल स्टेज, रिटेल स्टेज, फाइनल सेल स्टेज। तो सप्लाई चेन के अलग अलग स्टेज पे जीएसटी लगाए जाते हैं। इसलिए जीएसटी को हम क्या कहेंगे, मल्टी स्टेज टैक्स भी कहेंगे। नेक्स्ट है जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब जिस स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल कंजम्पशन होगा उस वह स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जीएसटी का कलेक्शन करेगा। जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों कहते हैं तो जिस स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल कंजम्पशन होता है जीएसटी का कलेक्शन वहीं पे होगा, उसी स्टेट में होगा। इसलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो, बिहार का सप्लायर पंजाब में गुड्स बेच रहा है तो गुड्स का कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। तो जीएसटी का कलेक्शन पंजाब ही जीएसटी का कलेक्शन कौन करेगा, कौन सा स्टेट करेगा, पंजाब करेगा। इसलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। जिस स्टेट में कंजम्पशन जीएसटी का कलेक्शन उसी स्टेट में होगा। इंडिया में आपका 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ और जीएसटी क्या है, इतने सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जगह पे सबको रिप्लेस करके एक यूनिफाइड टैक्स बना जिसे हम कहेंगे जीएसटी। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक टैक्स बनाया गया जिसे हम कहते हैं जीएसटी। नेक्स्ट, इट इज गवर्न्ड बाय द जीएसटी एक्ट 2017। जीएसटी का संचालन एक एक्ट के अनुसार किया जाता है जिसे हम कहेंगे जीएसटी एक्ट 2017 एंड एम्ड एट क्रिएटिंग अ यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जीएसटी को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था। तो जीएसटी आने से पहले इंडिया में अलग अलग जो टैक्सें लगाए जाते थे सबको सब्ज्यूम्ड करके एक कॉमन टैक्स बनाया गया जिसे हम जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी का ऑब्जेक्टिव था कि जो कंट्री में अलग अलग जो टैक्सेस थे, अलग अलग जो टैक्स स्ट्रक्चर था, डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर था, उसको यूनिफाई करना। अब क्या है कि इतने सारे टैक्सेस की जगह एक कॉमन टैक्स लगाया जाता है पूरे इंडिया में जिसे हम जीएसटी कहेंगे। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी का क्या क्या फीचर होता है तो फर्स्ट फीचर है जीएसटी आपका जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। इसका मतलब जीएसटी इज लेविड एट द प्लेस वेयर गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड नॉट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। यानी जीएसटी लेवी होगा, लगाया जाएगा उस जगह पे जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड होगा, ना कि जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे लो, मान लो एक प्रोडक्ट है वो आपका महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर्ड होता है और कर्नाटका में सोल्ड हो रहा है तो टैक्स रेवेन्यू किसको जाएगा, कर्नाटका स्टेट को जाएगा, ना कि महाराष्ट्र में। तो इसीलिए जीएसटी को क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। सेकेंड फीचर है सब्ज्यूम्ड, एक सेकेंड, सब्ज्यूम्स मल्टीपल टैक्सेज। जीएसटी आने से पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे।
कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते थे, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते थे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या लगाए जाते थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसे हम CST कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वैट, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स। तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करके एक टैक्स बनाया गया जिसे हम कहते हैं GST। या इस तरह भी कह सकते हो कि इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगाए जाते थे उसको रिप्लेस करके एक टैक्स बनाया गया जिसे हम GST कहेंगे। थर्ड है डुअल स्ट्रक्चर। थर्ड फीचर GST का डुअल स्ट्रक्चर। इंडिया में जो GST लगाया जाता है वो डुअल मॉडल पे लगता है। जैसे कि मान लो बिहार एक स्टेट है मान लो, और इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब जैसे बिहार का ट्रेडर बिहार में ही गुड्स को बेच रहा है या सर्विसेज को बेच रहा है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे GST दो तरह से लगाए जाएंगे, एक सेंट्रल GST और एक स्टेट GST। मान लो 18% है GST रेट, तो 9% CGST, 9% SGST। तो ये आपका डुअल मॉडल हो गया। और एक होता है कि जैसे यहाँ पे देखो CGST कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एक ही स्टेट में सप्लाई हो रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो दो तरह से GST लगाए जाएंगे, एक CGST यानी सेंट्रल GST जिसका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और एक स्टेट GST या UT GST। अगर यूनियन टेरिटरी है स्टेट की जगह पे तो UT GST, इसका कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट या UT गवर्नमेंट करेगी। एक होता IGST। IGST लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, सॉरी इंटर स्टेट सप्लाई पे। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब कि जब गुड्स का सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप कर रहे हो तो वहाँ पे IGST लगेगा, यानी कि 18% टैक्स रेट है, तो 18% पूरा का पूरा IGST लगाया जाएगा। और इसका कलेक्शन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और बाद में जो 18% सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट किया है, जिस स्टेट में कंजम्पशन हुआ उस स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपका डुअल स्ट्रक्चर मॉडल है। इंडिया में जो GST लगाया जाता है, अगर सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो दो तरह के GST लगाए जाएंगे, CGST और SGST। अगर GST का रेट 18% है तो CGST 9%, SGST 9%। CGST का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, SGST का कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और अगर स्टेट के जगह यूनियन टेरिटरी है तो UT GST लगाया जाएगा, और उसका कलेक्शन कौन करेगा, UT गवर्नमेंट करेगी। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स या सर्विस का सप्लाई हो रहा है, तब उस पर IGST लगाया जाएगा यानी इंटीग्रेटेड GST, और इसका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और बाद में जिस स्टेट में कंज्यूम्ड होगा उस स्टेट के साथ GST का शेयरिंग होगा, GST रेवेन्यू का शेयर होगा। तो ये बेसिकली आपका GST कह सकते हो कि इंडिया में GST डुअल मॉडल पे काम करता है। नेक्स्ट फीचर है 4 टैक्स स्लैब। बेसिकली GST के पास कुछ प्राइमरी टैक्स रेट है, जैसे किसी गुड सर्विस पे 5% लगाया जाएगा। जैसे रेस्टोरेंट पे हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो 5% GST लगता है, तो 5%, 12%, 18%, 28%। जैसे टोबैको पे आप देखोगे 28% GST लगेगा। तो GST का कुछ प्राइमरी टैक्स रेट है जिसे हम लोग टैक्स स्लैब भी कह सकते हैं। बेसिकली 5%, 12%, 18%, 28% ऐसे है। इसमें देखोगे ध्यान से, इसेंशियल गुड्स मतलब जो ज़रूरी का चीज़ है उस पर लोअर रेट से GST लगाया जाता है, और जो लग्जरी गुड्स है या डिमेरिट आइटम का मतलब जैसे टोबैको ले लो, इस पर हाई रेट से टैक्स लगाया जाता है, हाई रेट से GST लगाया जाता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला GST का फीचर क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको ITC करते हैं, ITC कहते हैं। तो देखो इसमें क्या कहेंगे, बिजनेस कैन क्लेम क्रेडिट फॉर टैक्सेज पेड ऑन इनपुट्स। यानी कि अगर मान लो जैसे एक ट्रेडर है और ट्रेडर मान लो गुड्स परचेज किया, मान लो 10,000 वैल्यू का, और मान लो एक ही स्टेट से परचेज किया है, तो CGST और SGST दोनों लगेंगे। मान लो टैक्स का रेट हम सिंपल कर देते हैं 10%, 10% CGST और 10% SGST। कैलकुलेशन आसान हो इसीलिए 10% माना हमने GST का रेट, CGST 10%, SGST 10%। तो 10,000 का 10% 1,000 CGST हो गया,
और 1000 क्या हो गया, SGST हो गया। तो टोटल या ट्रेडर जब परचेस किया तो टोटल सप्लायर को कितना देना पड़ा इसको, 12,000, जिसमें गुड्स का वैल्यू है 10,000 और 1000 CGST और 1000 SGST, यानी कि टोटल GST इसने कितना पेड किया, 2000। तो ये पेड कर चुका है ये। मान लो यही ट्रेडर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। मान लो 10,000 का सामान खरीदा, मान लो 15,000 में बेच रहा है और सेम स्टेट में मान लो बेच रहा है। तो सेम स्टेट में बेचेगा तो क्या लगेगा, CGST और SGST। मान लो CGST यहाँ भी 10% तो 1500, SGST भी 10% 1500। तो टोटल इसने कितना कलेक्ट किया कस्टमर से, 18,000। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब ये जो GST कलेक्ट किया है, कितना टोटल कलेक्ट किया, 3000। ये GST इसने सेल किया तो ये कस्टमर से 3000 GST कलेक्ट कर चुका है। अब इसको गवर्नमेंट को पे करने होंगे। गवर्नमेंट को क्या करने, पेमेंट करने GST। तब जब ये गवर्नमेंट को पेमेंट करने जाएगा तब ये क्या करेगा कि जो खरीदा है, खरीदने पे जो इसने GST पेड कर रखा है इस पे क्लेम कर सकता है। तो क्लेम करेगा तो टोटल GST कितना कलेक्ट किया है, 3000। और कितना पहले से वो GST पेड कर चुका है, 2000। तो 2000 का क्लेम करेगा। तो फाइनली जो 1000 कलेक्टेड अमाउंट अधिक है, 1000, ये गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। यानी कि 3000 कलेक्शन अमाउंट है, यानी कि GST कलेक्टेड है 3000 और GST वो ऑलरेडी पेड कर चुका है 2000। तो 3000 कलेक्ट जो किया है ट्रेडर, उसमें से 2000 GST तो पहले ही पेड कर चुका है। तो वही 2000 जो टैक्स जो पेड किया है उसी का क्लेम करेगा। इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 2000 पेमेंट किया, 2000 उसको पेड नहीं करना है, तो सीधे 3000 में से ITC कर लेगा 2000 का और बचा 1000, वो 1000 उसको गवर्नमेंट को पेमेंट करने होंगे। और एक बात याद रखिएगा, कलेक्टेड GST अधिक होना चाहिए। अब यही मान लो यही 3000 की जगह रहता है 1500 और कितना पेड कर चुका है, मान लो 2000। तो 2000 में 1500 ही उसने कलेक्ट किया, तो 500 तो वो और एक्स्ट्रा पेड कर चुका है। तो इस केस में उसको GST पेड नहीं करने पड़ेंगे। तो बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब कि जो खरीदने में जो उसने GST पेड कर रखा है उसका क्लेम वो कर सकता है। जब वो GST कलेक्ट किया हो उससे वो माइनस करके जो फाइनल अमाउंट बचेगा गवर्नमेंट को दे देगा। इससे क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट से बचा जा सकता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स, मतलब एक बार हम और टैक्स दे दिए और फिर हमको और टैक्स देना पड़ रहा है, तो उससे रिलीफ मिलती है GST के आने से। क्योंकि पहले आप 2000 दे चुके हैं तो फिर आपको 2000 गवर्नमेंट को नहीं देना है। आप जितना GST कलेक्ट किए उसमें आप ITC क्लेम कर सकते हो। तो यही आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये था GST का फीचर्स। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ GST के क्या फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग टैक्सेस। कैस्केडिंग टैक्सेस का मतलब हो गया टैक्स ऑन टैक्स। जैसे मान लो परचेज किए 10,000, उस पर मान लो CGST लगा 1000, 10% मान लो SGST 10%, 1000, 12,000। तो हम जो गुड्स खरीदे हैं इस पर तो 2000 GST तो लग गया। अब इसी गुड्स को हम 15,000 में बेच रहे हैं। अब मान लो CGST फिर आपका 10% 1500 और SGST 10% 1500। तो टोटल हमने 18,000 कलेक्ट किया। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट को अगर हम 3000 टैक्स दे देते हैं जो GST हमने कलेक्ट किया है, तो इसका मतलब 2000 तो ऑलरेडी हम टैक्स दे चुके हैं और 3000 और दे रहे हैं। तो ये हो गया कैस्केडिंग टैक्स, मतलब टैक्स पे टैक्स लग गया। लेकिन अब बेसिकली क्या होता है कि इसमें तुम्हारा क्या करना है कि GST तुम ऑलरेडी 3000 कलेक्ट किए हो, उसमें से सिर्फ 2000 तुम पेड कर चुके हो। तो 2000 जो पेड कर चुके हो मतलब ITC कर लो। तो अब फाइनली तुमने एक्स्ट्रा कितना कलेक्शन किया है, 1000 का। तो सिर्फ 1000 ही इस बार गवर्नमेंट को पे करने होंगे। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि GST जो है कैस्केडिंग टैक्सेस को एलिमिनेट करता है। ठीक है, GST रिमूव्स द टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट विच रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इससे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉस्ट है वो कम होगा। नहीं तो क्या होगा कि कैस्केडिंग टैक्सेस लगेगा, मतलब कैस्केडिंग टैक्सेस का मतलब कि स्टेट अलग से लगाया, सेंट्रल अलग से लगाया, तो कॉस्ट बढ़ जाता है इसका। किसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो GST का ये बेनिफिट है। सेकेंड है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। इसका मतलब हुआ कि GST जो है वो सिंप्लीफाइज द टैक्स सिस्टम बाय रिप्लेसिंग मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेज विथ अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स।
पहले जीएसटी आने से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, उसको हटाकर एक कॉमन टैक्स बनाया गया जिसे हम जीएसटी कहेंगे। जीएसटी मतलब सिंगल टैक्स। 5 पहले इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, अब पांचों को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया जिसे जीएसटी कहते हैं। तो इससे टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, आसान हो गया, टैक्स को समझना आसान हो गया। तीसरा है इम्प्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और क्या होता है कि अगर टैक्स रेट एक जैसा हो पूरे कंट्री में तो कंप्लायंस आसान हो जाता है और ट्रेड करना भी आसान हो जाता था। पहले प्रॉब्लम होता था, डिफ़िकल्टीज होती थी, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर जो था वो डिफ़िकल्ट टैक्स स्ट्रक्चर था, क्योंकि अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे। इस स्टेट में अलग, इस स्टेट में अलग। जैसे वैट को ले लो, वैट एक स्टेट में अलग रेट है, दूसरे स्टेट में वैट का रेट अलग है, तो टैक्स स्ट्रक्चर को समझने में मुश्किल होती थी, उसको आसान कर दिया। तो टैक्स स्ट्रक्चर को समझने में मुश्किल होगा, कंप्लायंस में दिक्कत होगी, तो ट्रेड करने में भी दिक्कत होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जीएसटी के आने से कंप्लायंस आसान हो गया, टैक्स स्ट्रक्चर को समझना आसान हो गया, ट्रेड करना आसान हो गया। बूस्ट टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। जीएसटी से क्या होता है कि टैक्स इवेजन को कम किया है। जो टैक्स इवेजन मतलब टैक्स में जो चोरी होती थी, टैक्स में जो चोरी की संभावना होती थी, बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते थे, टैक्स इवेजन कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है, आपको फाइलिंग करना होगा हर स्टेज पे। अगर मान लो गुड्स जो है एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को बेच रहा है, तो जो खरीदने वाला है उसको भी ऑनलाइन पोर्टल पे जीएसटी दिखाने होंगे, जो बेचने वाला है उसको भी ऑनलाइन पोर्टल पे जीएसटी दिखाने होंगे, अगर जीएसटी से वो रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है इनकैरेज फॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या कर रहा है, इट इनकैरेज बिजनेस टू रजिस्टर। इससे क्या हो गया कि बहुत सारे बिजनेस जो है उनको इनकैरेज किया गया कि आप रजिस्टर्ड हो, कंप्लाई विद टैक्स रेगुलेशन, देयर बाय इंक्रीजिंग फॉर्मल सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो ये सारे जीएसटी के बेनिफिट। नेक्स्ट है जीएसटी का कुछ लिमिटेशन है, यानी चैलेंजेज ऑफ जीएसटी। फर्स्ट है कम्प्लेक्स कंप्लायंस। अब इतना भी जीएसटी भले ही यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि फाइलिंग हमेशा करना पड़ेगा, बार बार फाइलिंग करनी पड़ती है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो। तो ये छोटे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम होता है कि उनको हमेशा टैक्स फाइल करना पड़ता है। सेकेंड है मल्टीपल टैक्स रेट। और जीएसटी का जो टैक्स रेट है वो अलग अलग टैक्स रेट है, तो इसको आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत होती है। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस। और जीएसटी पूरी तरह से ऑनलाइन जीएसटी नेटवर्क पे डिपेंड है, यानी कह सकते हो कि ऑनलाइन अगर आपका ठीक है, जैसे कभी कभी ऑनलाइन सर्वर ख़राब है, ग्लिचेज है, स्लो प्रोसेसिंग है, तो इसमें जीएसटी फाइलिंग करने में दिक्कत होती है। तो कुछ पूरी तरह से जीएसटी का फाइलिंग जो होता है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, ऑनलाइन पोर्टल पे ही जाके आपको जीएसटी फाइलिंग करना होगा। तो ये कुछ चैलेंजेज है, हालांकि चैलेंजेस कम है, बेनिफिट ज़्यादा है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ जीएसटी एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल ले लो, एक मैन्युफैक्चरर है गुजरात में, वो सामान 1 लाख का बेचा महाराष्ट्र में, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है। और इसका कैसे करेंगे, तो इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो मान लो गुड्स का वैल्यू है 1 लाख और बेच रहा है कितना, महाराष्ट्र में बेच रहा है, कितना टैक्स रेट है, मान लो 18%। तो इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा, आईजीएसटी पूरा का पूरा 18% लग जाएगा। तो 1 लाख का 18% 18,000, यानी कि टोटल 1,18,000। तो जीएसटी कितना लगा, 18,000। इसका कलेक्शन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बाद में क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर हो जाएगा। तो ये है बेसिकली। अगर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, मतलब सेमी स्टेट में, तो गुड्स का वैल्यू है मान लो 1 लाख, 18% जो जीएसटी रेट है वो स्प्लिट हो जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी में 9% पे। तो 1 लाख का 9% 9,000, एसजीएसटी भी 9,000, टोटल 1,18,000। और इस सीजीएसटी कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये थोड़ा सा जीएसटी एप्लीकेशन का एग्जाम्पल था। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, चलो। In case of local supply of goods and services, the supplier would charge dual GST। जैसे एक ही स्टेट में सप्लाई हो रहा है, जिसको हम लोग लोकल सप्लाई कहेंगे, तो 2 तरह के जीएसटी लगाए जाते हैं, जिसको डुअल जीएसटी मॉडल कहेंगे।
एक होगा CGST और एक होगा SGST। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज बाई A टू B। मान लो A और B को क्या कर रहा है, A के द्वारा B को गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, और मान लो गुड्स का वैल्यू है 10,000। अब मान लो इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब एक ही स्टेट में हो रहा है, तो एक स्टेट में होगा तो CGST भी लगाए जाएंगे और SGST भी लगाए जाएंगे। मान लो 9% है मान लो, तो 1,00,000 का 9% 9,000 और SGST भी 9,000। टोटल कितना हो गया आपका, सॉरी 10,000 है ना, तो 900 ले लो, तो 11,800 इसने क्या किया, गुड्स बेचकर कलेक्ट किए, जिसमें GST कलेक्शन कितना है 1,800, CGST 900 और SGST 900। अब अगला देखेंगे सेकेंड चेन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय B टू C। अब मान लो गुड्स का वैल्यू है, उसमें बढ़ाकर यानी कि वैल्यू एडिशन कर लो 20%, क्योंकि बेचेगा तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ना इसको, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10,000 है, 20% बढ़ा रहा है तो यानी 12,000, और CGST हो गया आपका 9%, तो 12,000 का 9% 1,080, और SGST जो हो जाएगा ये भी ले लो 9%, 12,000 का 9% 1,080, टोटल हो गया 14,160। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, दो सप्लाई चेन है। एक है कि A जो है गुड्स को बेचा B को, A गुड्स बेचा B को, तो ये आपका एक हो गया कि B जो है फिर बेचा, A B को बेचा तो B खरीदा, अब B यहाँ जो खरीदा था फिर किसको बेच दिया, C को 20% बढ़ा करते, ये हो गया। अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, ध्यान देना। पहले तो जो कलेक्ट किए हैं वो तो पेबल होगा, जैसे CGST पेबल, CGST पेबल कितना है 1,080, और उसमें से CGST का अगर ITC हो तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना है देखो, तो CGST जो खरीदे थे, ITC मतलब खरीदने पे जो हम पेड कर चुके हैं 900, तो 900 माइनस कर दो, कितना बचा 180। अब ये जो 180 बच गया ये पेबल हो जाएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेम SGST पेबल निकाल लेते हैं। SGST पेबल कितना है, यानी कि पेबल का मतलब कि आपने कितना कलेक्ट किया है 1,080, SGST पे ITC कितना करवाओगे आप, तो जितना आपने पहले पेड कर चुका है, SGST आपने पेड कर रखा है कितना 900, तो 180 यहाँ भी बच गया, तो ये बच गया किसको पे हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये था बेसिकली। तो ये आपका इलुस्ट्रेशन 1 है। तो ये आप मतलब सिंपल समझो कि यहाँ पे इस तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं, जब GST फाइलिंग होता है तो इस तरह से आपको समझ में आने चाहिए। अब आगे आते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर, अब अगला टॉपिक पे आते हैं, नीड फॉर GST इन इंडिया। इंडिया में GST का ज़रूरत क्यों था, तो GST के आने से पहले इंडिया में कैस्केडिंग इफेक्ट था टैक्स का, यानी कि टैक्स पे टैक्स। अब इसको अच्छे से एग्जांपल से समझो। इशू क्या था, इन द प्री GST सिस्टम, यानी GST आने से पहले टैक्स जो होता था वो टैक्स पे टैक्स लगते थे। फॉर एग्जांपल ले लो, ए मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट कितना में बेचा 1,000 में, यानी कि गुड्स का वैल्यू जो है 1,000 में बेच रहा है। अब इस पर एक्साइज ड्यूटी मान लो 10% लगाया, 10%, तो 1,000 का 10% कितना हो गया 100 रुपया। ये कौन लगाता है एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी लगाया इस गुड्स पे, कितना वैट लगाया मान लो 12.5%, तो 1,100 लग गए, 1,100 रुपया हो गया। अब 1,100 पे आप क्या करोगे, 12.5% लगाओगे तो 137 रुपया 50 पैसा। अब सबको जोड़ दो, फाइनल प्राइस क्या हो गया 1,237 रुपये 50 पैसा। तो ये पहले GST आने से पहले ये था, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट है। गुड्स का वैल्यू 1,000 मान लो बेच रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज डेट लगा दिया 10%, एक्साइज ड्यूटी लगा दिया तो हो गया 1,100। अब 1,100 पे फिर वैट लगता था 12.5%। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो 1,100 है,
1100 का 12.5% निकालोगे तो 137 रुपये 50 पैसे। ये किस पे आया है? पूरे 1100 पे 12.5% निकाले हैं। तो क्या देख रहे हो कि एक तो टैक्स लगा, अब ये जो टैक्स इसमें इंक्लूड है इस पे फिर वैट लग रहा है, इसलिए इसको कहते थे कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स पे टैक्स। अब इसको जीएसटी आने से ये सब चीज़ हट गए, रिमूव हो गए। कैसे? जीएसटी में देख लो, गुड्स का वैल्यू है 1000 और सीधा मान लो आपका 18% जीएसटी लग रहा है, तो 9% आपका हो जाएगा CGST और 9% हो जाएगा SGST। मान लो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो 1000 का 9% कितना हो गया? 90, और 1000 का 9% 90, तो सीधे 1180। क्या देख रहे हो कि जीएसटी किस पे लग रहा है? तो वैल्यू पे, उस वैल्यू पे जिस पे टैक्स ऐड नहीं है। तो जीएसटी के आने से क्या हुआ? कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया गया। तो इसलिए इंडिया में जीएसटी जरूरी था, क्योंकि जीएसटी आने से पहले टैक्स बर्डन थी ना, 1000 वैल्यू, फिर उसका 10% 1100, अब 11 उसका 10% 100, अब जोड़ दिए 1100, अब 1100 पे फिर टैक्स दो। तो टैक्स बर्डन था, लेकिन जीएसटी के आने से टैक्स बर्डन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो पहला जरूरत था आपका जीएसटी इंडिया में लाने का कि कैस्केडिंग इफेक्ट है उसको ख़त्म करना था। तो ये आपका क्लियर। सेकेंड है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब, पहले इसका इशू क्या था कि जीएसटी आने से पहले बिजनेस को बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस देने पड़ते थे, मतलब कंफ्यूज होते थे लोग, जैसे कि वैट, फिर एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है, मतलब कि टैक्सेशन करना मुश्किल था पहले। एग्जाम्पल में ले लो, जैसे कि जीएसटी आने से पहले रेस्टोरेंट अगर सर्विस देती थी तो उसको सर्विस टैक्स जमा करना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, वैट जमा करना पड़ता था, लोकल टैक्स लग रहा वो भी देना पड़ता था। लेकिन अब जीएसटी आ गया तो सारे ये जो अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते हैं, सर्विस टैक्स, वैट, अदर लोकल टैक्स, इसके जगह पे एक कॉमन टैक्स जीएसटी लगाएगा सीधे। फूड सर्विस पे 5%, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट, 2.5% स्टेट गवर्नमेंट। इससे टैक्स कंप्लायंस क्या हो गया? आसान हो गया, कन्फ्यूजन दूर हो गई। तो ये इसलिए जीएसटी ज़रूरत था इंडिया में। थर्ड है यूनिफॉर्म टैक्सेशन अक्रॉस इंडिया। पहले अलग एक ही कंट्री में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट से टैक्स लगते हैं। जैसे देखो, डिफरेंट स्टेट्स एट वैरिंग वैट रेट्स, वैट रेट जो अलग अलग था, जैसे गुजरात में मान लो 5%, महाराष्ट्र में 10%। तो इसको ख़त्म करके एक ऐसा जीएसटी लगाया गया जो अक्रॉस द कंट्री एक ही रेट से जीएसटी लगेगा। जैसे 18% लग रहा है तो हर स्टेट में 18% लगेंगे। फूड सर्विस 5% है तो हर स्टेट में फूड सर्विस पे 5% जीएसटी लगेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखो, एक मोबाइल फ़ोन है 20,000 का, गुजरात में वैट लगा 5%, तो फाइनल प्राइस क्या हो गया? 21,000। अब फिर क्या हुआ? 10% लगा, महाराष्ट्र में अगर देना है तो 10% है। देखो अलग अलग रेट है। तो महाराष्ट्र का फाइनल प्राइस 22,000। वही मोबाइल फ़ोन है, गुजरात में 21,000 मिल रहा है वैट लगाकर, और महाराष्ट्र में कितना मिल रहा है? 22,000। तो ये एक दिक्कत थी, अलग अलग डिफरेंट टैक्सेशन था। लेकिन जीएसटी के आने से टैक्स क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया, टैक्स स्ट्रक्चर यूनिफाइड हो गया। जीएसटी में एक ही रेट लगेगा। मान लो 18% लग रहा है तो 20,000 का 18% 23,600। ठीक है, सिंपल, हर स्टेट में जाओगे वही रेट लगेगा। तो ये सारे कंट्री को एक किया जीएसटी, मैंने सारे कंट्री का जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसको यूनिफाइड करने की जरूरत थी, इसलिए जीएसटी का जरूरत पड़ा। नेक्स्ट, बूस्ट टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसमें क्या दिक्कत था? तो जीएसटी आने से पहले बिजनेस में डिले होता था, ऊपर से एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाते थे, जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचो तो एक तो आपका लग ही रहा है टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बैट, उसके बाद लगा अलग से ऑक्ट्रॉय देना पड़ रहा है, एंट्री टैक्स देना पड़ रहा है। ये सब चीज़ को हटा दिया गया जीएसटी के आने से। तो इसलिए जीएसटी का जरूरत था ताकि ये सब चीज़ में रिलीफ मिले, ट्रेडर्स को ट्रेड करना आसान हो। तो एग्जाम्पल देखो, एक ट्रक कैरिंग गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई पेड एंट्री टैक्स। जैसे मल्टीपल स्टेट बॉर्डर पे जाओ तो अलग अलग एंट्री टैक्स पेड करो, एंट्री टैक्स पेड करने में समय लगता था, डिले होता था। ऊपर से क्या लिखा है कि जीएसटी, अंडर जीएसटी न तो एंट्री टैक्स लगता है न ऑक्ट्रॉय लगता है, ट्रक्स अब आसानी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं। तो फालतू का खर्चा आपका ख़त्म हो गया और जल्दी जल्दी लोग अब दूसरे स्टेट में पहुंचकर गुड्स डिलीवर कर देते हैं। तो इसलिए जीएसटी ज़रूरत था। टैक्स इवेजन में रिडक्शन। पहले क्या था? कम्प्लेक्स सिस्टम था, तो इससे टैक्स इवेजन कर लेते थे लोग। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते थे जिसको रिकॉर्ड नहीं करते थे, तो रिकॉर्ड नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, तो उस पर टैक्स बच गया।
उस पर टैक्स नहीं देना पड़ा है। एग्जाम्पल देख लो, अगर जीएसटी में क्या है कि सेलर और बायर दोनों को रिपोर्ट ट्रांजैक्शन सबमिट करने होते हैं जीएसटी पोर्टल पे, मतलब कि एक ही ट्रांजैक्शन है एक परचेजर और एक सेलर है, तो दोनों का परचेजर क्या करेगा, अपना परचेज रिकॉर्ड करके दिखाएगा, सेलर अपना सेल्स रिकॉर्ड करके दिखाएगा। बोथ मस्ट मैच फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों का मैच होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी हो गया और जो टैक्स इवेजन होता था वो कम गया। इनकरेजमेंट ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमी, पहले बहुत सारे बिजनेस जो होते थे वो क्या करते थे, टैक्स को अवॉइड करते थे, मतलब व्यापार सही ढंग से नहीं करते थे। व्यापार करने का मतलब कि आप टैक्स लगा के करो, चोरी छुपे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो टैक्स बचाने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जीएसटी के आने से जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो भी क्या होते हैं, उनको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट कराना होता है। खरीदे तो उनको जीएसटी देना है, अगर वो खरीदे तो उनको जीएसटी देना है, तो उनको भी आईटीसी का, जैसे वो बेचेंगे तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, तो खरीदे तो ऑलरेडी वो जीएसटी पेड कर चुके हैं, तो उनका तो हो गया है कि अब तो रजिस्टर्ड करवाएंगे तभी तो आईटीसी क्लेम ले सकते हैं ना, ताकि वो पेनाल्टी आईटीसी ले सकते हैं या पेनाल्टी से बचना हो। तो स्मॉल बिजनेसमैन भी अब जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड हो रहा है। तो अब बेसिकली जो होता है कि इकोनॉमी फॉर्मल तरीके से काम कर रही है जीएसटी के आने से। वाइडर टैक्स बेस हो गया, कंप्लायंस बेहतर हो गया है, बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स। तो ये सब नीड है कि जीएसटी इंडिया में क्यों ज़रूरत था। बहुत सारी बाधाएं थी, बहुत सारे ट्रेड करने में दिक्कत होती थी, ठीक है ना, ग्लोबल मार्केट में या नेशनल मार्केट में जीएसटी के आने से ये सब चीज़ में बूस्टिंग हुआ है। नेक्स्ट, रेवेन्यू बढ़ा है। पहले टैक्स इवेजन होते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट पे एग्जेम्पशन था, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कम होता था। लेकिन जीएसटी क्या किया, जीएसटी सिस्टम सीधा सीधी अब एक ट्रैकिंग ट्रांजैक्शन है, जीएसटीएन इंश्योर बेटर कंप्लायंस। तो मतलब अब क्या है कि मतलब हर जो भी ट्रेडर है अब नज़र में है क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है। एक और इलुस्ट्रेशन हम लोग क्लियर करते हैं। इन केस ऑफ इंटर सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटर सप्लाई का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, द सप्लायर वुड चार्ज आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लगाए जाएंगे। अब इस पे एग्जांपल समझोगे, मान लो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एक्स ऑफ स्टेट वन, बाय एक्स ऑफ स्टेट वन ऑफ ए ऑफ स्टेट वन। एक ही स्टेट में है, एक्स मान लो सप्लायर है, वो किसको सप्लाई कर रहा है, ए को, और एक्स स्टेट वन में है तो ए भी स्टेट वन, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब इसमें क्या होगा, मान लो गुड्स, जो गुड्स सप्लाई हो रहा है उसका वैल्यू ले लो 10,000, और इंट्रा स्टेट है तो सी जीएसटी लगेगा, मान लो 18% रेट है तो 9% ले लो, और एस जीएसटी भी मान लो 9% ले लेते हैं। तो 10,000 का 9% 900, 9% 900, टोटल हो गया आपका 11,800। ये एक्स ने कलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि एक्स क्या कर रहा है, ए को सप्लाई कर रहा है। अब आते हैं ए के तरफ से, देखो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज बाय ए ऑफ स्टेट वन ऑफ बी, टू बी स्टेट वन टू बी ऑफ स्टेट टू। अब यहाँ पे एक्स ए को सप्लाई किया, अब ए जो परचेज किया था गुड्स उसको क्या कर रहा है, दूसरे स्टेट के बी को बेच रहा है, और मान लो 20% बढ़ाकर, एडिशन क्या है 20%, क्योंकि इसको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना। अब 10 में खरीदा 10 में बेच देगा तो क्या प्रॉफिट होगा, तो वैल्यू कितना हो गया, तो 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000 बढ़ा दो 12,000, और दूसरे स्टेट में बेच रहा है तो आईजीएसटी लग जाएंगे, पूरे के पूरे दोनों मिलाकर कितना रेट बनता है 18%। तो 12,000 का तुम 18% निकालोगे तो 2160 आएगा, ऐड कर दो कितना हो जाएगा 14,160। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। अब यहाँ पे देखोगे कि एक इसको सप्लाई किया है बी जो दूसरे स्टेट में बैठा हुआ है। अब पेबल अमाउंट निकालते हैं, तो पेबल अमाउंट देखोगे ध्यान से, पहले तो आईजीएसटी कलेक्ट हुआ है, आईजीएसटी कलेक्ट हुआ है ना,
दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो ये सेल जो कलेक्ट हुआ है आईजीएसटी, तो आईजीएसटी किसको पे होगा, दोनों को शेयर होंगे। तो पहले हम कितना आईजीएसटी पेबल है वो निकाल लेते हैं। कितना आईजीएसटी पेबल था आपका, 2160। ओके, अब इस पर आईटीसी करवाएंगे तो आईटीसी क्या होगा, तो सिर्फ और पहले सीजीएसटी आईटी सीजीएसटी अगर पेड किए हो वो क्लेम करेंगे, उसके बाद एसजीएसटी। तो सीजीएसटी आपने जो पेड किया है, तो आपने सीजीएसटी कितना पेड किया है, तो आप कौन हो, ए हो, यहाँ पे आपने खरीदा था, सीजीएसटी कितना है 900, तो इसको पहले करो, इसका क्रेडिट पहले करो। उसके बाद क्या करेंगे, अभी भी पैसा बचा हुआ है, 2160 में 900 घटाएंगे तो अभी भी 1260 है। उसके बाद एसजीएसटी अगर आपने पेड किया है तो उसका क्रेडिट करो। एसजीएसटी कितना है 900, ये भी आप ही ना पेड, आप खरीदे हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या किए हो, बेचे हो। तो बेचे हो तो 2160 आपने कलेक्ट किया आईजीएसटी के रूप में। अब आप खरीदे थे तो उसको पहले क्या करोगे, पेड करोगे, इसी को तो कहते हैं आईटीसी। तो आईजीएसटी में से पहले सीजीएसटी का आईटीसी किए, फिर उसके बाद एसजीएसटी का कर दो। एसजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा, वो भी आपका 900 ही है। अब ये दोनों माइनस हो जाएगा तो 360 जो आपका कलेक्टेड अमाउंट अधिक आया, यही आपका पे हो जाएगा। किसको पे हो जाएगा, तो देखोगे ध्यान से, एसजीएसटी पूरा का पूरा आईटीसी करवा लिए तो स्टेट गवर्नमेंट को शेयर नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा जो बचा ये किसको चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो ये इस तरह का ट्रांजैक्शन। अब उसी पे आते हैं फिर अगला। अब मान लो आगे है तुम्हारा कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बी। अब बी सप्लाई कर रहा है, अब क्या कर रहा है, बी सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे ए बी को सप्लाई किया था तो बी यानी खरीदा, अब ये बी सप्लाई कर रहा है, सप्लाई मतलब बेच रहा है। तो ऑफ बी, ऑफ कौन सा स्टेट का था, स्टेट 2 का था। ये 2 किसको बेच रहा है, सी ऑफ स्टेट 2, मतलब सेम स्टेट में। और वैल्यू एडिशन ले लो, मान लो वैल्यू एडिशन ले लो 20%। तो बी बेच रहा है किसको, सी को बेच रहा है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, तो खरीदा था कितने वैल्यू का, देखो बी खरीदा था 12,000 में, इसको 20% बढ़ा कर मिले थे 12,000, ये 12,000 का 20% बढ़ा देगा, तो 12,000 का 20% होता है 2400, बढ़ाएंगे तो 14,400। और सेमी स्टेट है, स्टेट 2 और स्टेट 2, तो सेमी स्टेट है तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। तो 14,400 का कितना है, 18% माने ना, तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो 14,400 का 9% 1296, 14,400 का 9% 1296, टोटल कितना कलेक्ट किया ये 16,992। अब उसके बाद सीजीएसटी का आप कंप्यूटेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे कि सीजीएसटी पेबल है और एसजीएसटी पेबल है, तो गवर्नमेंट को ये कितना देगा, तो सीजीएसटी पेबल ले लो 1296। इसमें से क्या करेंगे, आईजीएसटी, अब इसने खरीदा है, ये हम किसके तरफ से बना रहे हैं, बी के तरफ से। तो बी खरीदा है, तो बी खरीदा है तो तुम क्या देख रहे हो, बी खरीदा है तो उसको आईजीएसटी देना पड़ रहा है, तो आईजीएसटी का क्रेडिट करवाएगा। तो पहले सीजीएसटी, आईजीएसटी का क्रेडिट किससे कराएंगे, सीजीएसटी से कराएंगे। तो सीजीएसटी तो 1296 ही है, और आईजीएसटी कितना है, आईजीएसटी था आपका 2160, आईजीएसटी था 2160। देख लो आप यहाँ पे बी जो खरीदा है, वो जब बेच रहा है दूसरे पार्टी को, तो खरीदते समय उसको कितना आईजीएसटी देने पर 2160, तो 2160 तो उसका आईजीएसटी है, वो पेड कर रखा है। और सीजीएसटी उसने कितना कलेक्ट किया, 1296। तो ये आईजीएसटी 2160 में से क्रेडिट करवा लो, कितना, तो पूरा नहीं करवा सकते क्योंकि कलेक्ट जितना रहेगा उतना तक करवा सकते हैं, तो कितना करवाएंगे 1296। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना, ठीक है। अब आते हैं एसजीएसटी पे। एसजीएसटी पेबल कितना है, एसजीएसटी पेबल है, ये भी तो 1296 हुआ। अब यहाँ पे 2160 जो आईजीएसटी था उसमें से 1296 हमने क्रेडिट करवा लिया सीजीएसटी के साथ, 1296 हमने क्रेडिट करवा लिया सीजीएसटी के साथ। तो बचा कितना है, तो 2160 में से 1296 माइनस कर देंगे तो 864 बचा। ये
अब ये जो 864 बचा है ना, इसको आपका क्या करोगे, जो SGST पेबल है इससे क्रेडिट करवा लो, IGST 864। अब ये खत्म हो गया, IGST आपका जो पेड हुआ था वो आपने क्रेडिट करवा लिए, वो खत्म हो गया। अब जो बचा डिफरेंस यहाँ बच रहा है, 1296 में से 864 घटाओगे तो आपका आएगा 432, और ये किसको पे होगा, स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब कि ये जो बी ट्रेडर है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनेगा। तो ये है आपका बेसिकली GST कॉन्सेप्ट। तो यही था बच्चों आज का लेक्चर हमारा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ GST और नीड फॉर GST इन इंडिया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता दोगे कि सर आप ये टॉपिक को फिर से डिस्कस कर दिए, इस वर्ड को फिर से दिक्कत कर दीजिए, फिर से क्लियर कर दीजिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।